बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी कोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तानी कोर्ट्स की तारीख के हवाले से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कोर्ट्स सुधरने वाले भी हैं या नहीं, और इन कोर्ट्स में एक्चुअली में खामी कहाँ पर है और ये कहाँ पर कोर्ट्स लैप करती हैं जिस वजह से पाकिस्तान का पूरे जस्टिस सिस्टम का पट्टा ही बैठ जाता है। सो आए मिलकर एनालाइज करते हैं पाकिस्तानी कोर्ट्स के हवाले से। आप सबको पता होगा कि इस वक्त शाहरुख जतोई वाला केस चल रहा है, वो आजाद हो चुका है। अब इस केस के ऊपर मेरी काफी रिजर्वेशंस भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली लोगों को ये बताया गया है कि शाहरुख जतोई ने बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी है वगैरह वगैरह, और उसके बाद उसने कत्ल वगैरह कर लिया है और उसके बाद उसको सजा होनी चाहिए थी और कोर्टों ने उसको आजाद कर दिया है। इस केस को मैं काफी क्रूशली फॉलो कर रहा था। ये केस तभी हुआ था जब मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था, और उस टाइम पर जो कुछ यूनिवर्सिटी के लोग थे उनके क्लोज लिंकेजेस थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको पता होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ते हैं, तो आपके बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बनते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान से आते हैं, तो बहुत सारे क्रॉस कल्चरल लोग भी होते हैं, उन सब से आपकी मुलाकातें होती है और आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे बंदे थे जो मेरे कलीग्स थे और शाहरुख जतोई को बड़ा क्लोजली जानते थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स वगैरह मुझे बताई थी। मैं वो बातें यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। फ्रेंकली स्पीकिंग, उस टाइम पर ये जो किस्सा हुआ था ना, तो हमारे मीडिया में ये क्या गया था कि ये बंदा मतलब है ना बड़ा मेच्योर है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वाज समवेयर अराउंड 19। लीगल मसला ये था कि 18 से और 16 से ऊपर जो बच्चा होता है वो अगर मर्डर कमिट करता है तो उसकी सजा में मतलब है ना उसकी सजा फुल होगी और उसकी सजा उसी बंदे को दी जाएगी। लेकिन अगर 16 से कम है या 18 से कम है, अब मुझे नहीं पता लीगल बार कहां पर स्टैंड करता है इस कानून के मुताबिक, अगर उससे कम है तो उसके लिए सजा वगैरह थोड़ी कम रखी जाएगी और उसे जुवेनाइल जेल में भेजा जाएगा और उसका ट्रायल भी जुवेनाइल होगा और उसमें एटीसी एंटी टेररिस्ट एक्ट की भी दफात वगैरह नहीं डाली जाएंगी। लेकिन उस टाइम पर मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो ये सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद ये तकरीबन 2012 या 13 के करीब ये किस्सा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद इस शख्स को 22 साल जेल में रहना पड़ा है, दियत वगैरह सब कुछ होने के बावजूद भी। अब यहाँ तो पाकिस्तान में दियत का कानून ना हो और दियत भी काफी प्रेशर के साथ हुई थी, ये भी सबको पता है, लेकिन दियत हुई थी। दियत के बाद भी इस बंदे को जेल में रहना पड़ा है और वो भी तकरीबन 12 साल रहना पड़ा है, और ये उस एज के हिसाब से इस सजा ठीक ठाक इसको भुगतनी पड़ी है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि ना चाहते हुए भी इनको सजा मिली है और ठीक ठाक मिली है। 12 साल जेल में रहना कोई आसान बात नहीं होती, और छुप छुपा के रहना, अपनी पूरी की पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर देना, ये भी एक ठीक ठाक सजा इसको मिली है। अब सवाल ये होता है कि इसकी आजादी वगैरह क्यों हुई है और सुपीरियर कोर्ट से हुई है। तो स्पेसिफिकली इस केस के पीछे जितने भी बुनियादी गवाह थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और वो सब गवाहियां देने नहीं आ रहे। और दूसरी चीज ये है कि केस के पीछे जो प्रोसिक्यूशंस होते हैं वो भी इस केस से हाथ छोड़ाकर जा चुके हैं, और वो फैमिली तो आप सबको पता है लंदन या ऑस्ट्रेलिया मूव कर चुकी है, और वो शायद मूव ऑन भी करके होंगे। 12 साल हो चुके हैं और मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, उनका अपना बच्चा गया है, वो मूव ऑन कर भी नहीं सकते इस सारे के सारे मामले से। बहरहाल एक मर्डर की सजा तो तकरीबन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 14 साल होनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन के किस सिचुएशन में किस हॉरिफिक सर्कमस्टेंसेस में किया गया है। जजेस बैकग्राउंड वगैरह भी देखते हैं। तो शाहरुख जतोई ने ऑलमोस्ट 12 साल तो निकाल ही लिए हैं जेल में। तो इसके मुताबिक अगर उसको सजा होनी भी थी तो 2 साल और ज्यादा इसने जेल में रहना था, उसके अलावा उसने ज्यादा नहीं रहना था जेल। लेकिन ये तो हो गया शाहरुख जतोई का मर्डर रिलेटेड केस और पाकिस्तानी कोर्टों का चक्कर वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी एक और केस था जो आपने कभी देखा ही नहीं है। ये केस इतना हाईलाइट क्यों हुआ था शाहरुख जतोई का, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट फेंका गया था कि सिंधी मुहाजिर वाला मसला है, सिंधी ने मुहाजिर को मार दिया, मुहाजिर ने सिंधी को मार दिया, उस वजह से ये केस काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी एक और केस हुआ था कराची में, और वो भी इसी सेम टाइम पीरियड में हुआ था, और उस बंदे का नाम था मेरे ख्याल में शाह लड़का था कोई, जो जिसको 6 रेंजर्स वालों ने गोलियां मारकर मारा था। गरीब लड़का था, शाह लड़का था, 6 रेंजर्स वालों ने सरेआम पकड़ के गोलियों से भून कर रख दिया था। पहले 1 गोली मारी, फिर तड़पाया, फिर 2-3 गोली मारी, फिर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। कराची में शाह लड़का था। उन 6 रेंजर्स वालों का क्या हुआ, किसी पाकिस्तानी को पता है? वो 6 रेंजर्स वाले कहाँ गए? कुछ देर के लिए तो उनको मीडिया के सामने कोर्ट के हवाले कर दिया गया, कोर्ट में चालान भी हो गया, पुलिस ने पकड़ भी लिया, उसके बाद चालान हुआ, उसके बाद केस चला, और उसके बाद उस केस का क्या हुआ? कभी किसी ने फॉलो अप करने की कोशिश की है? मैं बताता हूँ उस केस का क्या हुआ, क्योंकि मैंने फॉलो अप किए ये सारे के सारे केस। उस केस में वो सारे के सारे 6 बंदों का एग्रीमेंट हो गया था उस शाह लड़के के घर वालों के साथ, रेंजर्स वालों के, और उन सबको आजाद करवा दिया गया। और उसके बाद उन सब की आजादी हो गई थी। उनके बाद उनको जो सर्विसेज है, उसके बाद उनकी जो सर्विसेज है रेंजर से, उनसे हटा दिया गया था, और उसके बाद उनको फौजी फाउंडेशन में और छोटी मुलाजमतें दे दी गई थी, और हटाने के लिए उनको सिर्फ रिजाइन करवाया गया था। मतलब उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी, डिसमिस नहीं किया गया था। मतलब पेंशन वगैरह वो अभी हुकूमत पाकिस्तान से लेते हैं। अब आप देखें कि एक तरफ आप शाहरुख जतोई के केस को इतना ज्यादा हाईलाइट करते हैं, जो कि ठीक भी है, होना भी चाहिए, सजाएं भी होनी चाहिए, वो भी
ऑलमोस्ट अपनी 12 साल तो गुजार चुका है, बाकी 2 साल बचे। लेकिन एक तरफ 6 रेंजर्स वालों ने एक आम शहरी को तड़पा तड़पा के और उसी कराची में और उसी जगह पर मारा है, लेकिन उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठती। क्यों? क्योंकि इसमें सिंधी मुहाजिर का एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े मतलब ताकतवर लोग हैं। ये जो लोग पाकिस्तान में कहते हैं ना मलिक रियाज ताकतवर है, इमरान खान ताकतवर है, हकीकत में ताकतवर पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, वो है पाकिस्तान आर्मी। और ये आप सबको सोचना चाहिए कि ये जो बंदे मारे थे उस रेंजर्स वालों ने, तो उनका क्या बना? उन सबके पास पेंशन भी है और उनके पास अब फौजी फाउंडेशन में दूसरी जॉब्स भी है, वो अपने घर में बैठे हैं। और उस फैमिली को क्या मिला? यहाँ पर शाहरुख जतोई की फैमिली ने उस फैमिली को ऑस्ट्रेलिया में घर खरीद कर दिए और बहुत लंबी चौड़ी कंपनसेशन भी हुई, और उसके बाद भी शाहरुख जतोई को 12 साल जेल में गुजारना पड़ा। और आई एम श्योर कि अब अगर वो निकलेगा भी जेल से तो वो इस तरह के पाथ के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। मगर उन रेंजर्स वालों का क्या हुआ जिन्होंने ये सारे की सारी कत्लो गारत की थी उस बंदे शाह को मारने के बाद? उन रेंजर्स वालों का क्या हुआ? ये डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में क्यों नहीं दिखाए जाते? क्यों नहीं पॉइंट आउट किया जाता? चले इसको भी छोड़ देते। लोग कहते हैं कि मेरी फौज के साथ कोई पर्सनल एनिमिटी है, जो कि नहीं है, तो मैं इस केस को हाईलाइट करता हूँ। आए मैं एक और केस दिखा देता हूँ। कोयटा में एक सरदार था जिसने सरेआम गाड़ी ठोकी थी एक पुलिस वाले। उस केस का क्या हुआ था? उस केस में सबूत किसने गायब कर दिए थे? और वो सरदार किस पार्टी का मेंबर था? बाप का मेंबर था ना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बाप कौन है? पाकिस्तान आर्मी है ना। उस सरदार को किसने बचाया? उस सरदार के खिलाफ किसने गवाही नहीं देने दी? और किस तरह पुलिस को लताड़ा गया इस केस में और पुलिस को दबाया गया कि आप इसमें सबूत नहीं लाएंगे, और किस तरह से प्रोसिक्यूशन को कमजोर किया गया ताकि सरदार साहब छूट जाए? कौन कर रहा था ये सारी की सारी मैनेजमेंट? फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ शाहरुख जतोई को छोड़ना ही बड़ा जुल्म है वगैरह वगैरह। हकीकत ऐसी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज है जहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मीडिया के अंदर हाईलाइट नहीं होती और वो इन रियलिटी काफी बुरी होती हैं। अगर आप यहाँ पर देख ले, ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान की मर्जी से हो रहे थे। पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व थी ना ड्रोन स्ट्राइक्स। पाकिस्तान आर्मी के ऑथोराइजेशन से ही पाकिस्तानियों के ऊपर ड्रोन गिर रहे थे ना। इनफैक्ट हम इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे थे अमेरिकन को, यहाँ पर ड्रोन मारना, यहाँ पर नहीं मारना। और उसमें जितनी कैजुअलिटीज हुई, जो सिविलियन कोलेटरल डैमेज हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनफैक्ट हम यहाँ पर आते हैं कि अपनी एयरफोर्स के जो पाउंडिंग्स किए हमने जो बम गिराए वहां पर वजीरिस्तान में, उनमें कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं? कभी कोई रिपोर्ट आई है? किसने की है? ये कैसे हुई है? ये सारी की सारी सिविलियन कैजुअलिटी कोई जिम्मेदारी लेगा? लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आईएसआई का एक सेक्टर कमांडर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। आईएसआई का सेक्टर कमांडर का नाम बता देता हूँ, मेजर जनरल फैसल नासिर नाम है, ब्रिगेडियर था, रिसेंटली मेजर जनरल प्रमोट हुआ है। और ये वही शख्स है जिसके बारे में इमरान खान बार बार पॉइंट आउट करता रहता है कि मिस्टर एक्स जब यहाँ पर आया है तो उसने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है। ये बेसिकली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में था, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हेड कर रहा था। बलूचिस्तान में भी इसने यही गंद फैलाया हुआ है, अब जाकर इस्लामाबाद में बैठकर यही गंद फैला रहा है। हकीकत में पाकिस्तानी कोर्टों को इन मामलात को देखना चाहिए था कि ये जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अब जब एक इदारा आपका सरेआम इस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है और वायलेंस को प्रमोट कर रहा है विद इन सोसाइटी, इसी वायलेंस से इंस्पायर होकर छोटे छोटे डॉन बनना शुरू हो जाते हैं गलियों में और फिर वो वायलेंस करना शुरू करते हैं जो शाहरुख जतोई ने किया है। फिर हम शाहरुख जतोई जैसे लोगों को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये वायलेंस की जड़ें कहां पर है, ये वायलेंस कहां से शुरुआत हो रहा है, कहां से इंस्टिगेट हो रहा है, कौन पाकिस्तानी सोसाइटी को वायलेंट सोसाइटी बना रहा है, कौन सा ये मेजर जनरल है जो पाकिस्तानियों को ये सिखा रहा है कि उठा के लोगों को मारना फेंटा लगाना हलाल काम है, और उसके बाद उस पर क्रिमिनल साइलेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान जो कि कस्टोडियन बनती फिरती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती फिरती है, तो उसकी ये जो क्रिमिनल साइलेंस है इसके ऊपर क्यों नहीं बात होती? मसला ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें वायलेंस को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा रहा है और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी भी वायलेंस को एक्सेप्ट करती जा रही है, इसी का बाय प्रोडक्ट शाहरुख जतोई जैसे लोग निकलते हैं, इसी का बाय प्रोडक्ट ये आपके सरदार साहब निकलते हैं जो वायलेंस को मतलब मजाक समझते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि वायलेंस हमारी सोसाइटी में फैलाने वाला है हमारे इंस्टीट्यूशंस है। अगर आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही डंडा चलाना शुरू कर दें कि आपने वायलेंस प्रमोट नहीं करना विद इन सोसाइटी, आप देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तानी अवाम वायलेंस से दूर होती जाएगी और वो अपने मैटर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होगी वो पीसफुल डायलॉग या थ्रू कोर्ट सेटलमेंट रिजॉल्व करना शुरू कर देंगी। लेकिन ये जो हालत है ना वायलेंस की, अब जिस टाइम पे शाहरुख जतोई ने मर्डर कमिट किया था, मेरे ख्याल में 2012 का टाइम था, उस टाइम पर कराची की हालत ये थी कि हर रोज अल्ताफ हुसैन लाशें फेंक रहा था। उस टाइम पर कौन किसको मार रहा था कराची में किसी को पता नहीं चल रहा था, इतना वायलेंस था सोसाइटी के अंदर। जब इतना वायलेंस था तो उस टाइम पे भी इस बंदे ने ये वायलेंस कमिट कर दिया, उसने कहा जब सब लोग मर रहे हैं तो मैं भी मार दूंगा। लेकिन आज के दौर में कभी भी कोई वायलेंस नहीं कमिट करेगा। हालांकि थोड़ा बहुत फैशिज्म आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज के दौर में इस तरह का वायलेंस नहीं हो सकता। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह की नॉन वायलेंट सोसाइटी की तरफ पाकिस्तान ने मूव करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूशन दोबारा वायलेंस की तरफ हमें मूव करवाना चाह रहे हैं तो फिर यही शाहरुख जतोई जैसे 10 और बंदे निकल आएंगे। पाकिस्तान में हर कोई कम है क्या? एक से एक बढ़कर बंदे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो वायलेंस फैलाना चाहते हैं। सो मेरा टेक यही है कि इस बंदे ने तकरीबन 12 साल तो गुजार लिए, बाकी इसके 2 साल बचते हैं।
अगर ज्यादा से ज्यादा कोर्ट उसको सजा भी देगी तो 2 साल और ही होगी, वो उसके ऊपर भी वो पेरोल ले सकता है, तो उसको 1.5 साल पेरोल मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा उसको 6 महीने जेल में रखना पड़ेगा। सो इस केस से हटकर हमें वो केसेस देखने चाहिए जिसमें आर्मी ने वायलेंस कमिट किया है और उसके बाद आर्मी अनअकाउंटेबल रही है। ये जो मैंने आपके शाह वाला केस बताया, ये मैंने आपको सरदार वाला केस बताया, ये तो शाहरुख जत्तोई से काफी ज्यादा वायलेंट केसेस है, फिर भी कोई बात नहीं करा इनके ऊपर, क्योंकि मीडिया की भी आदत है कि हिपोक्रेसी है, इनकी अभी टिल्टेड वर्जन है। जहां पर फौज इन्वॉल्व होती है वो मीडिया हाईलाइट नहीं करता, जहां पर कोई हल्का फुल्का बंदा हो ना तो उसको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।